हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे वाली आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश एक साथ। और इंग्लिश में तो आज आप फिर से रेडी रहिए, फिर से आपके लिए एक नया चैलेंज है, यानी कि क्वेश्चन के जो टाइप है उसमें वेरिएशंस जो है मैंने इंक्लूड किया है। जैसा कि मैंने बताया है कि कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश आप हर टाइप के क्वेश्चन में वेरिएशन आते रहे, यानी कि हर तरह का चैलेंज आपने पहले से फेस कर रखा होगा, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और रियल लाइफ में भी पढ़ाना तो आपको सब टाइप के ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है वो सिंपल सा है। सर्वनाम शब्द नहीं है इनमें से कौन? त्वम, वयम, अहम, अत्र। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्र जो है ये अव्यय शब्द है, तो ये जो है सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। बद्ध, इस शब्द का पर्याय विलोम जो है क्या है? मुक्तः, बंधना, उन्मुक्तः, विच्छेद। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तः। बद्ध, मुक्तः ये दोनों आपस में विलोम पद हैं। नौकरः पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेवकः, भृत्यः, परिचारकः, उपर्युक्त सभी। और इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। याचिता क्रियापद में प्रयोग होने वाला लकार, पुरुष और वचन तीनों चीज़ बतानी है। तो लकार सब में लुट लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब आप देखिएगा सिर्फ पुरुष और वचन। लुट प्रथम एक वचन, लुट मध्यम एक वचन, लुट मध्यम द्विवचन, लुट प्रथम द्विवचन। याचिता, ठीक है, तुक्का लगा दीजिए। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, लुट लकार प्रथम पुरुष का एक वचनीय रूप हो जाता है। एकाष्ठी, एकाष्ठी में ये हिंदी कौन सी हिंदी संख्या का बोधक है ये बताना है आपको। 66, 61, 60 या 68। ओके, रिप्लाई ज़रूर किया करिए, जितना भी आप अटेम्प्ट ज़रूर करिए, भले ही रॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। षष्ठी मतलब होता है 60 और उसमें एक जो और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 61। गुरु भी, इस शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी द्विवचन या षष्ठी बहुवचन। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, तृतीया बहुवचन, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, रामायाह शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, तृतीया द्विवचन या चतुर्थी बहुवचन। शब्द रूप, धातु रूप ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पे परीक्षा में आएंगी ही आएंगी। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचमी एक वचन। नख भिन्न, इस पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है तृतीया तत्पुरुष। अगला प्रश्न, य का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र याद कर लिए होंगे, क्योंकि आपका वो संस्कृत और हिंदी दोनों में काम आएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तालु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की आवश्यकता कम हो उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्प प्राण, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा? तो ये शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन पढ़ना नहीं है मुझे, आपको खुद से देख के करना है। फटाफट से देखिए। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, परिणति, ये सही शब्द हो जाएगा। देखिए, परिणति का मेन जो अर्थ होता है वो होता है कोई समाप्त करने की क्रिया या अवस्था, यानी कि जो एंडिंग वाली सिचुएशन होती है वो इसका अर्थ होता है। बाकी मल्टीपल अर्थ भी होते हैं। और एक वर्ड जो बहुत पॉपुलर है वो है परिणीति। परि ऐसे लिखते हैं, परिणीति, ठीक है, इसका अर्थ होता है चिड़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण है? फिसलन,
तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक भाववाचक संज्ञा है। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका बाल्टी जो है वो विदेशज शब्द है। ये एक्चुअली अंग्रेज ये शब्द लेकर आए थे, वो बाल्टी पैन वर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, बेसिकली गोश्त वगैरह पकाने की बाल्टी रहती थी, एक तरह से पॉट रहता था उनका, वहीं से ये शब्द आया हुआ है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? बे, इन, बे, बेइन। और सही उत्तर होगा यहाँ पे बेइंसाफी में बे जो है वो उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो क्या कहलाती है? बेसिकली जब हम यात्रा करते हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान जो है लिए रहते हैं, लेकर चलते हैं, वो क्या कहलाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार? और उत्तर सही जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, पाथेय कहलाता है वो। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? अभियोग, व्यायाम, होनहार, इनमें से कोई नहीं? प्रत्यय की बात हो रही है तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, होनहार। तो कहीं ना कहीं ये शब्द की रचना प्रत्यय से दिख रही है, हार जो है एक प्रत्यय भी होता है, तो ये सही उत्तर हो जाता है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्यम का विलोम है क्या? प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप? सो बेसिकली उद्यम का मतलब होता है मेहनत, तो उसका जो है विलोम होगा आलस्य। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्द कौन से प्रयुक्त होने चाहिए? अरे वाह, हाय हाय, छी छी, आहा। तो 90% से अगर कोई अधिक अंक लेकर आएगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अरे वाह बोलेंगे, वाह, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। उसने नया शॉल खरीदा है, कौन सा विशेषण है यहाँ पे? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक? नया शॉल, तो उसने शॉल खरीदा है, शॉल कैसी है? नई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, गुणवाचक यहाँ पे विशेषण प्रयुक्त हुआ है। खून के घूंट पीकर रह जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक खून बहना, शामिश होना, अत्यधिक क्रोध करना या विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, कंट्रोल कर लेना? बिल्कुल सभी का सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, विवशता के कारण क्रोध रोक लेना किसी मजबूरी में। चलिए आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के आज के जो पूरे 10 क्वेश्चन हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, और थोड़ा सा देखिएगा आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, इसमें से बताइएगा कॉमेंट में जाके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखी है जो कि क्वेश्चन नंबर है एक्चुअली। तो एक तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है, मान लीजिए यहाँ पे फिलिसअप में फिल इन द ब्लैंक्स है, और इनमें क्या आएगा इसके लिए आपके चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और उन चारों ऑप्शन में से क्या आना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहले हम पहले वाला सेंटेंस देख लेते हैं। द वर्ड टिकट ऑफ ब्लैंक टू एवरी लैंग्वेज इन इंडिया। द वर्ड टिकट ऑफ ब्लैंक टू एवरी लैंग्वेज इन इंडिया, यहाँ पे क्या आएगा? जनरल, पेक्यूलियर, कॉमन, फैमिलियर। यानी कि जो टिकट शब्द है वो भारत की सभी भाषाओं के लिए क्या है? जनरल है, पेक्यूलियर है, कॉमन है या फैमिलियर है? तो चलिए देख लेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉमन है। कि वैसे ये कॉमन से याद आया कि ये पूरा क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस पे ही डिपेंड है, आप कितना वर्ड से जो है परिचित हैं। तो जनरली जो टिकट शब्द है वो लगभग सभी भाषाओं में, भारत की सभी भाषाओं के लोगों के लिए कॉमन है, सभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, ब्लैंक दोज हु आर एक्टिवली ब्लैंक इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ब्लैंक टिकट एज परमिशन टू ब्लैंक एन इलेक्शन एज कैंडिडेट, ब्लैंक पॉलिटिकल पार्टी। इतना लंबा सेंटेंस है, इतने सारे ब्लैंक हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। ब्लैंक दोज हु आर एक्टिवली, मतलब कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिव हैं उनके लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, है ना थोड़ा सा, सो, बट, एंड, सिंस। सो, दोज,
बट दोज, सिंस दोज, फटाफट से बताइए क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे जो सही आंसर होगा। बट दोज, बट दोज यानी लेकिन जो, यहाँ पे बट आ गया तो हो गया लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिव हैं। अब यहाँ पे भी एक जो है ब्लैंक है, हु आर एक्टिवली ब्लैंक इन पॉलिटिकल प्रोसेस, क्या होगा, इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल प्रोसेस, सीन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, लीडिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस और अट्रैक्टेड इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे हिंदी में बताया कि लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी राजनीतिक प्रक्रियाओं में लिप्त हैं, संलिप्त हैं या फिर इन्वॉल्व्ड हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व जो है वो सही वर्ड होना चाहिए। ब्लैंक अ टिकट एज परमिशन टू, यानी कि जो लोग राजनीतिक क्रियाओं में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, वो टिकट को इलेक्शन, एक कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन के रूप में जानते हैं, परमिशन के तौर पे मानते हैं। हिंदी बता दी है, अब क्या लगेगा वो आप देखिए। यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक अ टिकट एज, लुक अ टिकट एज, इंटरप्रेट अ टिकट एज, इंटरफेयर अ टिकट एज, इंटरप्ट अ टिकट एज। तो यहाँ पे जो सही आएगा वो होगा लुक, सबसे सुटेबल बैठता है। पूरा हमारा सेंस हो जाएगा कि जो राजनीतिक क्रियाओं में संलिप्त हैं लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, वो जो है टिकट को एक परमिशन के तौर पर देखते हैं। किस चीज़ की परमिशन, कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन वो लड़ सके, इस चीज़ की परमिशन। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि हौच पौच जैसा क्या है ये क्वेश्चन, बट हर चैलेंज के लिए रेडी रहिए। 45 पे देखते हैं क्या आएगा। स्टैंड इन, कैंपेन, वोट, कॉन्टेस्ट। स्टैंड इन एन इलेक्शन एज कैंडिडेट, फटाफट से, अभी मैंने ऑलमोस्ट इन कर दिया है। कैंपेन, वोट, चलिए देखेंगे। कॉन्टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। कॉन्टेस्ट मतलब कोई भी प्रतियोगिता, या जिसमें, अब तो इलेक्शन भी एक प्रतियोगिता है, जिस प्रतियोगिता इन द सेंस कि जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीतेगा कोई एक ही। तो परमिशन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन एज कैंडिडेट। इसके बाद है नेक्स्ट, फिर से ब्लैंक पॉलिटिकल पार्टी। अब जो एक कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, ब्लैंक पॉलिटिकल पार्टी, inside a political party, of a political party, for a political party और to a political party। तो किसी राजनीतिक जो पार्टी होगी उसके कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे ना, तो के आ रहा है उसके कैंडिडेट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, ऑफ अ पॉलिटिक कैंडिडेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम देख लेंगे, पहले ऑप्शन ही देख लीजिए, लीडर, पार्टी, कैंडिडेट, टिकट। अगला सेंटेंस है, द ब्लैंक इफ इलेक्टेड सिट्स इन द ब्लैंक असेंबली। द ब्लैंक इफ इलेक्टेड, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या थे, द लीडर इफ इलेक्टेड, द पार्टी इफ इलेक्टेड, द कैंडिडेट इफ इलेक्टेड, द टिकट इफ इलेक्टेड। चारों में से क्या आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी मतलब जो कैंडिडेट होगा वो आएगा, एक एक की बात हो रही है, जो कैंडिडेट लड़ रहा है अगर वो चुना जाता है तो यहाँ पे आएगा द कैंडिडेट इफ इलेक्टेड, यानी वो कैंडिडेट जो लड़ता है चुनाव, अगर वो जीत जाता है, इलेक्टेड हो जाता है। सिट्स इन द, तो वो बैठता है असेंबली। अब यहाँ पे कौन सी असेंबली, क्या असेंबली, ये आएगा। ऑप्शंस दे देती हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, लीगल असेंबली, पॉलिटिकल असेंबली और इलेक्टोरल असेंबली। कहाँ बैठता है वो, तो जाहिर सी बात है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। और एनी अदर ब्लैंक फॉर विच ही शी कंटेस्ट, या फिर या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है या फिर वो किसी दूसरे ब्लैंक जिसके लिए भी उसने, जहाँ से भी उसने लड़ा था चुनाव वगैरह, ये सारी चीज़ें। ऑप्शंस दे देती हूँ, बॉडी, इलेक्शन, पार्टी, इंस्टीट्यूट। किसी दूसरे किस में बैठेगा, जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट पे तो बैठेगा नहीं, है ना, नेता है तो। एक आपका हो गया, इलेक्शन में होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन पे कोई बैठता थोड़ी, इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे बैठा जाए। पार्टी और बॉडी, तो सही आंसर आएगा आपका बॉडी यहाँ पे।
जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक बॉडी है, तो इस तरह से आप करेंगे, या तो फिर वह लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा या फिर किसी भी अदर बॉडी जहाँ के लिए उसने चुनाव लड़ा था। एज ब्लैंक ऑफ दैट पार्टी, किस रूप में बैठता है? उस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, उस पार्टी के पार्टिसिपेंट के रूप में, उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या इंटरप्रेटर के रूप में। जो भी जीत जाता है चुनाव वो अपनी पार्टी का क्या हो जाता है? कैंडिडेट हो जाता है, पार्टिसिपेंट हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, या इंटरप्रेटर हो जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है जो भी जीत जाता है चुनाव। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन, क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों करना। देखिए, पहली बात तो ये कि अब आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो है वो भी अब आएगी, जो भी नेक्स्ट वैकेंसीज होगी उसमें लागू रहेगी। चयन प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो गई है, अब तो आपको डेमो भी देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, बात सिर्फ अब एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रह गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ठीक है, एग्ज़ाम तो आप पास कर भी लेंगे, वो सब कुछ ठीक है, आप टीचर बन भी जाएंगे, आपको डेली लाइफ में पढ़ाना तो बच्चों को, ये तो वहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा ना कि उसमें तो हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको अपने आप को अब तैयार करना होगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं वाकई में, तो आपको अपने आप को हर तरह से तैयार करना है, हर चैलेंज के लिए तैयार करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और गूगल वगैरह की आने आने की वजह से ऑब्वियसली। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए। इंग्लिश वीक है तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। इंग्लिश ही नहीं, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो और वो आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ उसको स्ट्रॉन्ग करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।